अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को जीएसटी प्लस का स्टेटस दिया हुआ है कई सालों से। जीएसटी प्लस में ये होता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं यूरोपियन यूनियन को, उनको प्रिविलेज मिलती है, उनको प्रायोरिटी मिलती है, उनको काफ़ी रिलीफ मिलते हैं और ये डायरेक्ट पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब वो जीएसटी प्लस का ड्यू डेट आ गई है और अब इसको रिन्यू करना है कि नहीं करना, इस पे फैसला होना है। और इस सिलसिले में ये है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो कि सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार, वो पिछले एक हफ्ते से ब्रसल्स में बैठा है और यूरोपियन यूनियन को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप वापस इस जीएसटी प्लस को एक्सटेंड करें। अब यहाँ पे एक पूरी मूवमेंट की ज़रूरत है कि इसको रोकना है और कैसे रोकना है। देखें अजीज़ दोस्तों, मैं एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ और मुझे पता है कि सोशल मीडिया के एक्टिविज़म से ही खाली काम नहीं चलना, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाया हुआ है कि पाकिस्तान की गलत चीज़ों को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करना और पाकिस्तान को इस टेररिज्म जो कि अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में करता है और काफ़ी दुनिया में फैलाता है, पाकिस्तान का स्टेट टेररिज्म यानी अपने ही लोगों के ऊपर आतंक चलाना, इन सब चीज़ों को रोकने की एक छोटी सी मेरी तरफ से कोशिश होती है। और मुझे पता है कि सोशल मीडिया से ही खाली आप कुछ नहीं अचीव कर सकते। मैं बेसिकली एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और मैं ग्राउंड पे काफ़ी चीज़ों में एक्टिव रहता हूँ और इसीलिए शायद मैं आप लोगों को लगेगा कि बार बार ये कहता है कि मुझे सपोर्ट करो, तो मुझे अपने इन सारे कामों के लिए इतना टाइम देना पड़ता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहता कि मैं आपके अलावा किसके पास जाऊं। और फिर क्या होता है कि अब पिछले साल डेढ़ साल से पहले तो चलो यूट्यूब से इतनी इनकम हो जाती थी कि मेरे खींचतान के घर का खर्चा चल जाता था, लेकिन अब यूट्यूब ने भी मामला ख़राब कर दिए हैं तो मेरे लिए रास्ता बचता नहीं। अब ये जीएसटी प्लस के हवाले से मुख्तलिफ एनजीओज़ के साथ में एक्टिवली राब्ते में हूँ कि हम यूरोपियन यूनियन को कन्विंस करें कि पाकिस्तान के जो टेरिबल ह्यूमन राइट्स के सिचुएशन है उसको नज़र में रखते हुए आप पाकिस्तान का जीएसटी प्लस स्टेटस रोक दें। देखें अजीज़ दोस्तों, यूरोपियन यूनियन जो है ना, वो ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन बनता है और वो पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करने के लिए चीज़ें करता रहता है। तो ऐसे में पाकिस्तान से ख़राब ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन और कहीं की मुझे नज़र नहीं आती। पाकिस्तान अपने ही लोगों के ऊपर किस तरह टेररिज्म करता है, किस तरह इनका इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब करता है, वो दुनिया को बताना ज़रूरी होता है। और हम कई एनजीओज़ के साथ मिलकर कई दिनों से, बल्कि मेरा ख्याल है 3 हफ्ते हो गए जब से हमें पता चला कि यूरोपियन यूनियन में ये ड्यू डेट है और पाकिस्तान का इसाक डार वहाँ पे जाने वाला है, तब से हम लगे रहे। कई हमारे सेशन हो गए हैं, कई मीटिंगें हुई हैं और इसका नतीजा हमने लेटर लिखे हैं। मुख्तलिफ एनजीओज़ ने हमारे कन्विंस करने पे कई एनजीओज़ ने लेटर लिखे हैं यूरोपियन यूनियन को कि आप जीएसटी प्लस स्टेटस ख़त्म करें पाकिस्तान का, जिससे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक झटका लगेगा। पाकिस्तान की डूबती हुई इकोनॉमी में एक और बहुत बड़ा झटका होगा। पाकिस्तान की जो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है एक्सपोर्ट, वो थोड़ी बहुत जो एक्सपोर्ट बची है उसको हम रोक सकेंगे। और इस सिलसिले का नतीजा ये निकला कि माइकल अरिज़ांती हैं जो कि काफ़ी लिखते हैं इन चीज़ों पे। उन्होंने भी यूरोपियन यूनियन को ये कहा है कि आप पाकिस्तान का जीएसटी प्लस स्टेटस
ख़त्म करें और पाकिस्तान का जीएसटी प्लस स्टेटस ना बढ़ाएं। इसके अलावा ये है कि फातिमा अली हैं, उन्होंने भी लिखा है कि आप जीएसटी प्लस दे के एक वैम्पायर को ये राइट देते हैं कि वो अपने ही विक्टिम का खून चूसे, और इसको रोकना चाहिए। और पाकिस्तान को ये है कि जीएसटी प्लस स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा कई लोगों ने इस पे यूरोपियन यूनियन को कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप पाकिस्तान को जीएसटी प्लस ना दें। इसाक डार इस वक्त पूरा लगा हुआ है वहाँ पे, लेपा तोपी कर रहा है कि नहीं हमारे यहाँ तो सब खुशल मंगल है, हर इंसान को राइट्स है। लेकिन जाहिर है आज सोशल मीडिया के ज़माने में दुनिया से चीज़ें छुपी नहीं रहती, और इसाक डार को काफ़ी टफ सिचुएशन का सामना है। हम उम्मीद करते हैं कि यूरोपियन यूनियन, जिसको नज़र आ रहा है कि इमरान खान और इमरान खान की पीटीआई के अक्सर लीडरों को जेलों में डाला हुआ है और 10-10, 20-20 साल की सज़ाएं मामूली केसों में, वो भी बनाए हुए केसों में डाली गई हैं। और जैसे अभी मुरीद के में हमने लब्बैक, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बहरहाल 200-300 लोगों को, बल्कि एक रिपोर्ट ये भी है कि 1000 से ऊपर लोग मार दिए, उनकी लाशें तक बड़े बड़े घड़े खोद के उसमें दफना दी गई, उनकी लाशें भी उनको वारिसों को नहीं दी गई। बहरहाल एक कानून भी कोई चीज़ होती है, जो लब्बैक के टेररिस्ट हैं आप उनको पकड़ते और उनको बंद करते, सज़ाएं देते, जैसे आपने पीटीआई के लोगों को किया। लेकिन वो एक बहुत बड़ा वाक़या है। इसके अलावा बलूचिस्तान और केपी के जो हालात हैं और जिस तरह वहाँ पे बुनियादी मानव अधिकार हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम बता रहे हैं। और ये हमारा एक बहुत बड़ा कोशिश है और उस पर बहुत टाइम लगता है और हम उस पर लगे हुए हैं। कोई सपोर्ट करे कि ना करे, मेरा तो ये ज़िंदगी का मकसद है, तो मैं इस पे लगा रहूँगा। अजीज़ दोस्तों, बात करें ना इकोनॉमी की पाकिस्तान की, तो हालत ये है कि आईएमएफ ने ये जो रिपोर्ट अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से इशू की गई है, उसने मतलब समझ लें कि सबका मतलब दिमाग हिला दिया है। हालांकि ये रिपोर्ट आईएमएफ ने पाकिस्तान की सरकार को आज से 4 महीने पहले दी थी। पाकिस्तान, आपको पता है कि आईएमएफ से $1.2 बिलियन लेने की इस वक्त कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसको अभी ये एक टफ सिचुएशन का सामना है, क्योंकि आईएमएफ ने कई चीज़ें सामने रखी। पाकिस्तान के डेलीगेशन, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब अमेरिका में कई हफ्ते तक बैठा रहा और उनकी तरले मिन्नतें की, मीटिंगें हुई, लेकिन उसमें पाकिस्तान के सामने ऐसी ऐसी भयानक चीज़ें रखी गई आईएमएफ द्वारा कि पाकिस्तान के डेलीगेशन को मुंह की खानी पड़ी। आईएमएफ ने उनको करप्शन के हवाले से एक रिपोर्ट दी और उनको कहा कि ये आप पब्लिक करें। तो 4 महीने से पाकिस्तान वो रिपोर्ट दबा के बैठा था। अब वापस पाकिस्तान ने जब $1.2 बिलियन की किस्त डिमांड की, तो आईएमएफ ने कहा कि वो रिपोर्ट क्यों नहीं इशू की। पाकिस्तान ने हाथ पांव जोड़ने शुरू किए कि मेहरबानी करें, अगर वो रिपोर्ट आ गई तो पाकिस्तान में भी फिर बांग्लादेश की तरह सड़कों पे पब्लिक आ जाएगी। लेकिन हालांकि हमें पता है कि पाकिस्तान की पब्लिक में वो दम है नहीं कि वो सड़कों पे आए। ये मुर्दार लोग हैं, ये मतलब दुनिया के बदतरीन गुलाम हैं। एक एनजीओ है जो कि एंटी स्लेवरी पे काम करता था और वो गुलामी के ऊपर काम करता था, तो उसके जो लीडर थी, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, उनसे इंटरव्यू में सवाल किया गया कि जब आप किसी इलाके के गुलाम लोगों को जाके अपना मैसेज देते हैं और उनको वहाँ पे रिवॉल्यूशन लाने के लिए कहते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या लगता है? तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मुश्किल एक ग़ुलाम को ये समझाना है कि तुम ग़ुलाम हो। वो मानने को ही तैयार नहीं कि वो ग़ुलाम है। ये एक बदतरीन ग़ुलामी जो होती है वो ये होती है। जैसे वोल्टेयर ने कहा था कि
सोने की चैन पहना हुआ भी, यानी सैनों की जंजीर में बांधा हुआ भी हो ना अगर, तो वो गुलाम है, चाहे उसको आप सोने की जंजीरों से बांध दें। गुलामी बदतरीन है। तो एक चिड़िया का पिंजरे में आप बंद करके रखें, जब उस पिंजरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो चिड़िया 1 मिनट नहीं लगाती वहाँ से उड़ने में, लेकिन ये बदतरीन गुलाम है। आईएमएफ की रिपोर्ट के फिर इन्होंने पूरी रिपोर्ट शाया नहीं की पाकिस्तान ने, और उस रिपोर्ट के कुछ हिस्से हटा के बाकी रिपोर्ट भी जो इशू की है ना, वो ये है कि पाकिस्तान में करप्शन दुनिया की सबसे बदतरीन करप्शन है। पाकिस्तान का हर सरकार का, पाकिस्तानी सरकार का हर डिपार्टमेंट करप्शन में धंसा हुआ है और बुरी तरह धंसा हुआ है। पाकिस्तान का एनुअल जीडीपी जो है ना, उसका 6.5% सिर्फ करप्शन पे जाता है। और आईएमएफ ने पाकिस्तान को इस रिपोर्ट में ये कहा है कि तुम लोग 24 बार आईएमएफ से कर्जा ले चुके हो, और ये 25वां कर्जा है जो तुमने डिमांड किया है हमसे, लेकिन तुम लोग अपने सरकार में करप्शन ख़त्म करने को तैयार नहीं हो। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में सरकार किसकी है? पाकिस्तान में सरकार नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान की कभी नहीं रही, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि नवाज शरीफ की सरकार में लब्बैक और टीटीपी नामी टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान की आर्मी क्रिएट करके प्रेशर डालती रही। मोदी जी जब लाहौर गए नवाज शरीफ के मिलने के लिए, तो इतना ज़्यादा नवाज शरीफ के खिलाफ आंदोलन करवाया कि नवाज, और इसके ऊपर केसेस करवा दिए कि नवाज शरीफ को रिज़ाइन करना पड़ा। पीपल्स पार्टी की इससे पहले जो सरकार थी 2008 से 2013 तक, उसमें 2 बार प्राइम मिनिस्टर बदलने पड़े, क्योंकि करप्शन इतनी, मतलब पूरे जो तोहफे आते थे, जो पैसे आते थे, खा जाते थे आर्मी। फिर इमरान खान की सरकार आई। इमरान खान के बयान रिकॉर्ड पे हैं कि मुझे पूरी सरकार में कुछ करने ही नहीं दिया गया, सारी चीज़ें तो बाजवा करता था। और फिर आई सरकार ये इनसे बदतरीन गुलाम तो कभी नहीं देखे। किस तरह ये जूते चाटता है शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो। जिस तरह एक कुत्तों का ट्रेनर होता है ना, वो 4-5 कुत्तों को पट्टा डाल के जंजीर पकड़ के उनको लेके चल रहा होता है, ऐसे आसिम मुनीर, बिलावल, जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, फजलुर रहमान, सबको पट्टा डाल के गुलामी का चला रहा है। हर डिपार्टमेंट इस वक्त आसिम मुनीर के कंट्रोल में है। तो फिर करप्शन कौन कर रहा है? आईएमएफ ने कहा है कि गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट करप्शन कर रहा है, तो करप्शन कौन कर रहा है? मोहसिन नकवी किसका बंदा है? आसिम मुनीर का साला है। पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और होम मिनिस्ट्री जैसे टॉप के सबसे करप्ट इदारे ये चला रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट ने कहा है कि जुडिशरी सबसे करप्ट। जुडिशरी तो पाकिस्तान में है ही नहीं अब। ख़ास तौर पे ये जो 27th अमेंडमेंट आई है, इसके उसमें तो जुडिशरी पूरी सरकार ने कंट्रोल में ले ली है। अब तो जज अपनी मर्जी से हिलजुल नहीं सकते। पहले ही कई बार, जैसे वो एक जज था सिद्दीकी, क्या नाम था, उसने बाकायदा पब्लिक एक कॉन्फ्रेंस में स्पीच करते हुए कहा था कि बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जजों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, जहां से आईएसआई हर जज को इंस्ट्रक्ट करता है कि फलां केस का आपने ये फैसला करना है। तो जुडिशरी की करप्शन में कौन है? क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग हो रही है जो अफगानिस्तान और ईरान से, कौन कर रहा है? क्योंकि बॉर्डर तो आर्मी के कंट्रोल में। तो आईएमएफ की रिपोर्ट ने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं कि पाकिस्तान में पिछले 2 साल में 5.3 ट्रिलियन रुपए का करप्शन का पैसा रिकवर किया गया है। अब सवाल ये है कि देखें, अगर आपने करप्शन का पैसा रिकवर किया है नैब के जरिए, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जरिए, तो वो पैसा सरकार के किसी खजाने में, किसी अकाउंट में जाएगा ना। वो कहाँ गया? ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की बात हो रही है, मजाक नहीं है।
कोई रिकवरी नहीं हुई। और ये तो छोटा सा कतरा है। आप यकीन माने, मैं आपको सिंध गवर्नमेंट की बात बताता हूँ। मुझे एक ऑफिसर हैं सिंध गवर्नमेंट के, वो बता रहे थे कि आरिफ भाई, इवन जो क्लर्क है ना सिंध गवर्नमेंट में, वो भी अरबपति है। ब्यूरोक्रेसी करप्शन करती है तो फिर ऊपर इसके बॉस जो होता है वो पॉलिटिशियन होता है, कोई मिनिस्टर होता है, कोई मेयर होता है। उसने कहा कि ऐसा कोई ग्रेड 17 से ऊपर का ऑफिसर नहीं है सिंध गवर्नमेंट में जिसकी दुबई, लंदन, यूरोप, अमेरिका, कनाडा में प्रॉपर्टियां ना हो। जिसकी दुबई, लंदन, अमेरिका, कनाडा वगैरह में, यूरोप में प्रॉपर्टियां ना हो, और जिसके यहाँ पे सिंध में यानी कराची में डीएचए, अस्करी, बहरिया में बंगले ना हो। मैं उस वक्त की बात बताऊं जब मैं मेयर था और मैंने दाऊद इब्राहिम की बिल्डिंग में जो ऊपर 2 फ्लोर डल रहे थे कराची में, तो मैंने छापा मारा था जब मुझे पता चला कि ये दाऊद इब्राहिम की बिल्डिंग है। तो मेरे पास केडीए, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो पूरे कराची की कंस्ट्रक्शन को देखता है, उसके एक ऑफिसर, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसने मुझे मिलने की दरख्वास्त की और उसने मुझे कहा कि आप रात को मेरे बंगले पे आएं, मेरे घर पे आएं। तो कराची में क्लिफ्टन, जो कि सी साइड है, जैसे आपके यहाँ जूहू है मुंबई में, पूरा सी साइड प्राइम लोकेशन होती है ना, वहीं सारे डीएचए वगैरह उधर ही बने हुए हैं कराची में सी साइड पे। तो बिल्कुल सी फ्रंट के सामने एक बंगला था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बंगले में मुझे वो पहले घर दिखाने के बहाने ले गया, अपनी वो शो करने के लिए। तो फर्स्ट फ्लोर पे स्विमिंग पूल था, ग्रेड 16 का ऑफिसर, और वो मुझे वहाँ बैठ के समझाने लगा कि देखें दाऊद इब्राहिम की बिल्डिंग है, आप क्यों पंगे ले रहे हैं, और ये और वो मुझे समझाने लगा। बोला आप डिमांड बताएं, आपकी डिमांड कितनी है। मैंने कहा भाई, दाऊद इब्राहिम से एमक्यूएम का 36 का आंकड़ा है, इसलिए कि एमक्यूएम कराची की ठेकेदार है और दाऊद इब्राहिम यहाँ पे डॉन बना हुआ है, पूरे कराची के बिल्डर्स और लोगों को कंट्रोल में किया हुआ है, सारी मार्केटों से भत्ते कलेक्ट कर रहा है जैसे मुंबई में करता था। तो हमें तो पार्टी लीडरशिप की तरफ से ऑर्डर है कि दाऊद इब्राहिम को कराची से भगाओ, उसके पूरे नेटवर्क को ख़त्म करो। उसका जो सबसे बड़ा डॉन था कराची में, शोएब, वो शोएब को गवर्नर सिंध, जो कि एमक्यूएम का था, उसने अपनी कोशिशों से पकड़वाया और फिर उसको मार दिया पुलिस ने। उस वक्त पुलिस एमक्यूएम के कंट्रोल में थी। और मुझे याद है कि अल्ताफ भाई ने गवर्नर सिंध को लंदन बुला के शाबाशी दी थी। तो मैंने उसको कहा कि भाई, ये बिल्डिंग का 2 फ्लोर मैं नहीं चढ़ने दूंगा। क्राउन बिल्डिंग थी शारा फैसल पे कराची में। बताने का मकसद ये कि उस ज़माने में एक 16 ग्रेड के ऑफिसर का बंगला जो था वो 1000 गज पे था और फर्स्ट फ्लोर पे स्विमिंग पूल था। तो आज जब ब्यूरोक्रेट्स का ये हाल है तो उसके ऊपर मिनिस्टर्स का क्या हाल होगा, कि जितना करप्शन का पैसा होता है ना, उसका 60% ब्यूरोक्रेसी को मिलता है, 40% उस ज़माने की बात बता रहा हूँ। आज शायद ज़्यादा पॉलिटिशियन को मिलता होगा, लेकिन पॉलिटिशियन ज़ाहिर ऊपर कम होते हैं, इसलिए कि जैसे एक मिनिस्टर है तो उसकी मिनिस्टर होगा और चीफ मिनिस्टर होगा और फिर पार्टी का लीडर जरदारी होगा। 3 हिस्से होते हैं 40% में। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसमें 17-18 साइन होते हैं हर फाइल पे, तो 17-18 हिस्से होते हैं। तो आप सोचें कि करप्शन का लेवल क्या है। इस हालात में सिंध में और पाकिस्तान में करप्शन हो रही है। पाकिस्तान में गरीब का बच्चा बेचारा क्या हाल है, हम ऐसी वीडियोस आती हैं मेरे सामने गरीब के बच्चों की कि हम आपको क्या बताएं। और इस सिचुएशन में पाकिस्तान में करप्शन देख के तोते उड़ गए लोगों का। हालांकि किसको नहीं पता कि
इतनी करप्ट आर्मी, मतलब आप मुझे ये बताएं कि आर्मी का कौन सा ऐसा जनरल छोड़ें, ब्रिगेडियर पे आ जाए, ब्रिगेडियर छोड़ें, कर्नल को देख लें कि उनके बंगले प्रॉपर्टियां अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूके में नहीं है, सबकी प्रॉपर्टियां हैं, सबकी फैमिलियां सेटल्ड हैं। आर्मी का ऑफिसर रिटायर होके जब तक उसको मजे हैं, कमाने के धंधे हैं, किसी कॉरपोरेट का से बना दिया चीफ या किसी उसका, तो ठीक है, वरना वो अपने बीवी बच्चों के पास जाके मजे से, मतलब आसिम सलीम बाजवा किसको नहीं याद, डॉलर्स में बिलियनर है, मजे से अमेरिका में अय्याशियों से रह रहा है। अजीज दोस्तों, इस देश का एक ही हल है कि दुनिया मिलके अब इसको खत्म करे। पाकिस्तान की जनता से आप उम्मीद ना रखें कि ये कोई आंदोलन करेंगे या इनके खिलाफ, बिल्कुल उम्मीद ना रखें। अगर आंदोलन की ही बात है तो पूरा बलोचिस्तान केपी आंदोलन ही कर रहा है ना भाई, कितने दशकों से, कितने डेकेड से पाकिस्तान वहां पे बाकायदा मिलिटेंट वायलेंस है, एक मिलिटेंट मूवमेंट चल रही है। पंजाब में थोड़ा बहुत इमरान खान ने करवाया, ठक ठक खामोश। कराची मरा हुआ पड़ा है, सबसे बदतर लोग कराची के हैं जो चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं। आप यकीन माने, अभी मैंने अतीक मीर या पता नहीं क्या नाम है, कराची बिजनेस एसोसिएशन का एक है लीडर, उसने अभी बयान दिया कि हम भत्ते दे दे के तंग आ गए हैं, इतने भत्ते जाते हैं, कोर कमांडर को अलग जाता है, डीजी रेंजर्स को अलग जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट को अलग जाता है, टाउन काउंसिल को अलग जाता है, यूनियन काउंसिल को अलग जाता है, सिटी काउंसिल को अलग जाता है, मिनिस्टर्स को अलग जाता है, सबको भत्ते दे दे के तंग आ गए। इस ऐसे में आप क्या करेंगे भाई? मुझे याद है मैं जब मेयर था तो कराची की सबसे बड़ी जो मार्केट की रोड है ना, वो है तारिक रोड। उस पे 4000 दुकानें हैं और 8000 पथारे हैं। अभी पता नहीं क्या है, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। मुझे पता चला कि हर दुनिया के हर टाउन में आप बिजनेस जो होता है ना, एक दुकान है, एक रेस्टोरेंट है, एक गैराज है, कुछ है, उसकी एक रजिस्ट्रेशन होती है टाउन में। मुझे पता चला तारिक रोड एक भी बिजनेस जो है वो रजिस्ट्रेशन में नहीं है। 1000 रुपया फीस थी साल की, 1000 रुपया पाकिस्तानी। तो मैंने तारिक रोड पे एक स्टॉल लगवाया और मैं वहाँ पे 3 दिन बैठा और लोगों को कन्विंस करने के लिए। तो मेमन हूँ ना, तो मेमन बिजनेसमैन वहाँ पे काफ़ी थे, वो मेरे को समझाने आ गए कि नहीं भाई हम तो नहीं आएंगे रजिस्ट्रेशन में। मैंने कहा आपका फ़ायदा है भाई। बोला नहीं, हम ऑलरेडी आपका टाउन का ऑफिसर हमसे महीने का 100 रुपया ले जाता है। 4000 दुकानों से 8000 पथारों से वो 100 रुपया फी दुकान और पथारा महीने का लेके जा रहा है। सोचें 12,000 लोगों से 100 रुपया टाउन का खाली ऑफिसर। बोला इसके अलावा आपका लोकल पुलिस स्टेशन है, वो आके अलग ले जाता है और रेंजर्स वाले ले जाते हैं। तो मैंने कहा कि भाई आप लीगली 1000 रुपया जमा करा के साल का वो भी रजिस्ट्रेशन करा लो, आपको फिर भत्ता देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोला नहीं, भत्ते तो वो फिर भी लेंगे, उनको जब तक हम देंगे नहीं हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। नहीं कराया उन्होंने। लीगल आपको एक्शन अपने ही ऑफिसर से लेंगे ना, कि उनसे ही कहेंगे एक्शन लो, वो जाके पेपर वगैरह भर के आ जाते हैं, कुछ कोई एक्शन नहीं लेते। इसी तरह एक और बात याद आई कि कराची में जो बिल्डिंगें बनती हैं तो एक कमर्शियल प्लॉट होता है, एक रेसिडेंशियल प्लॉट होता है। तो कोई कमर्शियल प्लॉट है ना, उस पर ही आप कोई बिजनेस की वो बना सकते हैं। तो मुझे याद है हमारे एक रिश्तेदार बिल्डर थे, तो ऐसे ही बैठे बात कर रहे थे, तो उसने कहा मुझे अपने रेसिडेंशियल प्लॉट को कमर्शियल कन्वर्ट कराने के लिए पता नहीं कितने करोड़ रुपए उस वक्त, उसी तारिक रोड के इलाके की बात थी, देने पड़े केडीए को। तो मैंने कहा यार आप मुझे कहते तो मैं, केडीए तो मेरे अंडर में आता है, हमारे सिटी मेयर के अंडर में आता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता था, आपका कुछ कम करवा सकता था। बोले यार तुम आज हो कल नहीं हो, हमारा बरसों से उनसे कनेक्शन है और आगे भी जिंदगी भर का कनेक्शन रहेगा।
तो मैंने कहा आप एक कहा, अच्छा फिर वो बिल्डिंग बनाने के लिए उसने कहा कि नक्शा पास कराने के लिए हमें, जब हम बिल्डिंग का कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जब हम शुरू करते हैं तो उसमें एक कॉलम हमारा खाली केडीए को रिश्वत देने का होता है, 10% हम लगा देते हैं कि केडीए को रिश्वत देनी है। तो मैंने कहा आप नक्शा करेक्ट क्यों नहीं, जैसे आपको जो कानूनी तौर पे आपको जो है कि आपने एक डक्ट रखना है, एक लिफ्ट की जगह रखनी है, पार्किंग स्पेस बनाने हैं, ये सब चीज़ें क्यों नहीं कर लेते। कहते हैं हम कुरान उठा के भी सारा करेक्ट एक एक चीज़ करेंगे ना तो भी हमें रिश्वत के बगैर बिल्डिंग शुरू ही नहीं कर सकते। हम रिश्वत के बगैर तो आप बना ही नहीं सकते बिल्डिंग, उन्होंने कहा। तो इतनी करप्शन है पाकिस्तान में कि मैं क्या क्या चीज़ें बताऊं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।